नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे स्कैम 1992। ये एक वेब सीरीज है, सोनी लिव नाम के चैनल पर है। और ये 10 एपिसोड की सीरीज है, करीब पौने 8 घंटे इसका समय आ रहा है। तो पौने 8 घंटे की ये सीरीज है। मुझे जैसा पिछले दिनों किसी ने शिकायत की थी कि आप ये बिंज वॉचिंग को बढ़ावा मत दीजिए, इसलिए मैंने साहब वो नहीं किया, बिल्कुल आपकी हिदायत मानी। और दूसरा भी कुछ और मैं काम कर रहा था, रात आधी रात मेरी कुछ लिख रहा था, उसमें निकल गई। उसके बाद बचे हुए समय में देखी, उससे पहले देखी थी, और बची हुई सीरीज आज देखी है। तो कुल मिला के 3 दिन आप मान सकते हैं इसमें मैंने इसको देख डाला है, 10 एपिसोड्स को। आमतौर पे मैं एक बार में देख लेता हूँ, लेकिन इसको एक बार में नहीं, 3 बार में देखा है। और वो 3 बार देखने का एक कारण और है, लेकिन उस कारण को बताऊं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, और घंटी बजाने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप सत्यहिंदी.com पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं, और आप सत्य हिंदी की मदद कर सकते हैं। सदस्यता की फीस लगती है, अलग अलग लेवल हैं फीस के, जैसी फीस आप देंगे उतनी मदद कर रहे होंगे। और सत्य हिंदी की मदद करके आप दरअसल सिर्फ सत्य हिंदी संस्थान की या चैनल की मदद नहीं कर रहे होते हैं, आप सच की पत्रकारिता की मदद कर रहे होते हैं, और आप अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहे होते हैं। और अब बात शुरू करते हैं फिर से हम स्कैम 1992 कहानी हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता को कौन नहीं जानता है? जिसको शेयर बाजार पता है उसको हर्षद मेहता पता है। और मैंने यूं तो 1980 से मैंने शेयर बाजार में दिलचस्पी शुरू कर दी थी, लेकिन ये 1990-91 का वो समय था जब हर्षद मेहता जिस वक्त बाजार में सक्रिय थे और जिस वक्त हर्षद मेहता ने अपना जलवा दिखाया था, वो समय था जिस वक्त भारत में बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार में पहली बार पैसा लगाने की शुरुआत की। ऐसे 3-4 दौर आए हैं, हम लोग अलग से बात करेंगे तो उन 3-4 दौरों की बात करेंगे। तो इस सीरीज को देखने में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी। मैंने अपने सामने देखा नहीं, 10 एपिसोड हैं जो मैंने गिनती देखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे 10 दिखे हैं, 9 हो सकता है आपको लगे हों 9, लेकिन वो हैं 10 एपिसोड, उसके पूरे 10 हैं। तो मुझे फिल्म के तौर पे अगर आप कहें तो कहानी दिलचस्प लग रही है। और हर्षद मेहता की कहानी ऐसी है कि बाजार में दिलचस्पी रखने वाला, घोटालों में दिलचस्पी रखने वाला, भारत की इकोनॉमी स्टोरी में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी आदमी उसको देखना चाहेगा। लेकिन जब वो स्टोरी को मैं देखा, मैंने, क्योंकि मैं हर्षद मेहता की कहानी को भी मैंने फॉलो किया है, वो करीब करीब साथ साथ देखा कि ये कैसे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मन में बहुत सारे सवाल उठते थे जिनके जवाब नहीं थे, वो जवाब बाद में मिले। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, और बाजार में जब भी आप किसी बुल के बारे में, बिग बुल के बारे में सुने, तो ये सवाल मेरा ख्याल है आप में से ज्यादातर लोगों के मन में आता होगा कि साहब ये आदमी 2000 रुपए लेकर, ये आदमी अपना टाइपराइटर बेचकर बाजार में आया था, इसने ऐसे शुरुआत की थी, और उसके बाद इसने बड़ी शानदार, ये वैल्यू इन्वेस्टर हो गया और इसको बड़ी अच्छी पहचान थी कंपनियों की। इसने एक अच्छी कंपनी पहचान ली और उसमें पैसा लगाया, और उससे ये पैसा बढ़ते 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 इतना हो गया। ये कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इसमें एक पेंच शुरू से लगता था, और वो पेंच मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि भाई, आपके पास 1000 रुपए थे, आपने 1000 रुपए लगा दिए। आपके पास 2000 थे, आपने 2000 लगा दिए। आपको हर महीने 1000 मिलते थे, आपने हर महीने 1000 लगा दिए। लेकिन इसका अचानक 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 100 करोड़ या 1000 करोड़ कैसे हो जाएगा? या उस शेयर के बाद अगला शेयर खरीदने के लिए आपका पैसा कहां से आ रहा है? इस सवाल का जवाब मैंने कभी कहीं पाया नहीं। ये जरूर है कि जिस वक्त जो उगता सूरज होता है, सब उसको सलाम कर रहे होते हैं। हर्षद मेहता जिस समय चढ़ रहा था, उस समय इस देश का कोई अखबार, कोई मैगजीन नहीं थी जो ये सवाल पूछ रही हो, जो मेरे मन में था, जो मैं उस वक्त एक यंग जवान था और पत्रकारिता करीब करीब शुरू कर रहा था जिस वक्त हर्षद मेहता ने अपनी जड़ जमाना शुरू किया है। उनका स्कैम जब खुला तब मैं पत्रकार हो चुका था, लेकिन
तब मैं लखनऊ में था और वहाँ मेरे पास ये सुविधा नहीं थी कि मैं वहाँ से आके यहाँ किसी से सवाल पूछूं। और उस वक्त यहाँ जो लोग थे, हम उन अखबारों को, मैगजीन्स को पढ़ते थे बड़े बड़े, और ये कोई एक अखबार, एक पत्रिका, एक मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम अखबारों में, तमाम मैगजीन्स में हर्षद मेहता एक सुपरस्टार पोस्टर बॉय के तौर पर ही दिखाई पड़ते थे। वो इंडिया टुडे हो, वो बिजनेस इंडिया हो, वो बिजनेस वर्ल्ड हो, कोई भी आप बड़ी बड़ी से बड़ी पत्रिकाएं ले लीजिए, हिंदी के अखबार ले लीजिए, अंग्रेजी के अखबार ले लीजिए, सब में हर्षद मेहता एक जादूगर के तौर पे छाया हुआ था। सवाल कोई नहीं पूछ रहा था। सवाल सब एक साथ पूछना शुरू करते हैं कब? जब इंसान के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, जब वो पकड़ लिया जाता है। आलम ये था। तो मेरे मन में सवाल था और इस सवाल का जवाब इस सीरीज में आपको मिलता है कुछ हद तक। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब कि वो पैसा कहाँ से आता था। लेकिन पूरा जवाब मिल रहा है क्या? तो मुझे अफसोस है कहते हुए कि इस सीरीज को देखने के बाद कि ये पूरा जवाब नहीं मिल रहा। दूसरा, ये सीरीज मैंने 3 बार में क्यों देखी, इसका एक बहुत जरूरी कारण बताना है कि साहब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, इनका नेविगेशन वगैरह बहुत समस्या देता है। इसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे आदत पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स पे देखने की, जो सबसे स्मूथ, उसमें ग्लिचेस सबसे कम होती हैं, और वो मैं बड़े टीवी पे देख लेता हूँ। इसको मुझे लैपटॉप पे देखना पड़ा। हमारे बड़े टीवी पे पता नहीं क्यों वो कहता है कि इसका जो ऐप है वो अपग्रेड हो रहा है। वो कई महीने से अपग्रेड ही हो रहा है। तो सोनी लिव जो प्लेटफॉर्म है, ये मुझे कुछ खास जमा नहीं, ये मैं कहूँगा। आप में से जो बाकी लोग हैं उनको जमा हो तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी वजह है कि इसको मुझे इतने झटके लगते रहे कि बीच में फिर वो कभी ऐसा होता है ना, एक ग्लिच आ गई, आपका मन उचट जाता है तो आप उससे निकल लेते हैं। फिर कुछ समय बाद मन जमाया, वापस आए, या इस बीच में चाय पी ली किया। तो अब कहानी हर्षद मेहता की है या कहानी सुचेता दलाल की है? अब यहाँ ये एक इस सीरीज को देख के मन में सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये स्टोरी है तो हर्षद मेहता की, लेकिन ये पूरी स्टोरी सुचेता दलाल के पर्सपेक्टिव से है। ये सुचेता दलाल और उनके पति हैं, उनके ये दोनों साथी पत्रकार भी थे, और इन दोनों ने मिलके इस स्टोरी पे काम किया था। तो उन दोनों की लिखी हुई किताब पर आधारित है। उस किताब पर बेस्ड ये स्टोरी है। हंसल मेहता ने इस फिल्म को बनाया है। और पहले तो मुझे लगा कि हंसल मेहता कोई हर्षद मेहता का रिश्तेदार होगा। फिर मैंने पता किया, 2 लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? बोले बस मेहता है, बाकी कोई संबंध नहीं है। आप वो वाला इसको इसमें रिश्ता ढूंढने की कोशिश मत करो कि ये हर्षद को ग्लोरीफाई करने के लिए बना रहा है। ये सवाल भी उठा था कि साहब हर्षद को ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो बड़ा निरीह और बेचारा प्राणी था और वो सिस्टम का मारा था, और इसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। ये फिल्म अगर आप देखते हैं, अब एक दिक्कत है, आप देखिए ये है फिल्म, और फिल्म होती है फिक्शन। फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। जैसे ही आप उसको डॉक्यूमेंट्री या ऑथेंटिक बनाने लगेंगे, उसमें समस्या आने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि फंस जाता है कि कोई शिकायत करेगा, कोई मुकदमा कर देगा, कोई कहेगा ये सच नहीं है, कोई कहेगा वो सच नहीं है, किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का अपमान हो गया, मुकदमा हो गया। इसलिए आसान रास्ता निकलता है कि साहब अब हर्षद के नाम पर तो कोई शिकायत नहीं करेगा, मोटी मोटी कहानी ठीक रखो, बाकी पात्रों के नाम बदल दो, कुछ हेर फेर कर दो, कोई पसंद है तो उसका नाम पूरा ही गायब कर दो, किसी आदमी के साथ थोड़ी पुरानी खुन्नस है तो उसका नाम कुछ ऐसा कर दो कि सुनने वाले पहचान जाए। तो ये कहानी इस अंदाज में है। लेकिन अब एक पत्रकार की लिखी हुई किताब है तो जाहिर है उसके नजरिए से होगी, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये एक तरह की क्रिएटिव ईमानदारी भी है कि हम एक समग्र कथा नहीं कह रहे हैं, हम एक खास नजरिए से इस कहानी को देख रहे हैं और उस नजरिए से आपको ये कहानी सुना रहे हैं। आप इस कहानी को दूसरे नजरियों से सुनना चाहें, उसके दूसरे सोर्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप हर्षद मेहता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, अगर आप हर्षद के घोटाले के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो मेरा ख्याल है आपको ये सीरीज देख लेनी चाहिए। इसमें आपको काफी कुछ मिलेगा और काफी आपको दिलचस्पी होगी,
और जो आपके मन में तमाम तरह के सवाल होंगे हर्षद मेहता घोटाले को लेकर, उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बहुत से सवालों के जवाब शायद नहीं मिलेंगे, और कुछ हिस्सा है जब आप अगर आप इस स्कैम की कहानी में और गहराई से जाना चाहते हैं तो कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस स्कैम पे काम किया। उनमें एक मेरे बहुत पुराने मित्र और मेरे पिछले बॉस, मेरे पुराने संपादक संजय पुगलिया, उन्होंने इस घोटाले को बहुत गहराई से कवर किया था, और उनके साथ दो पत्रकार और थे। आज मेरी संजय से भी बात हुई इस बारे में। उनके साथ जो दो पत्रकार थे उनमें से एक है परंजय गुहा ठाकुरता, इनका नाम आपने सुना होगा, वो वेब पर काम करते हैं आजकल, तमाम वीडियो बनाते रहते हैं। और दूसरी सबीना इंद्रजीत नाम की एक महिला थी। ये तीनों लोग उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कवर करते थे जिसने हर्षद मेहता घोटाले की जांच की थी। तो वो इनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और संजय जी को मैं कई बार कहता हूं कि इस पर कुछ लिखना चाहिए, किताब लिख डालनी चाहिए। तो वो अब ठीक है, हम लोग कुछ इस तरह के हैं कि अपने कुछ असाइनमेंट्स टालते रहते हैं, तो टल रहा है असाइनमेंट। लेकिन परंजय ने काफी कुछ लिखा है, और आप परंजय को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इस किस्से में है बहुत कुछ पढ़ने के लिए, और इस कहानी को एक बार अगर आप ध्यान से देखें और ये सोच के देखें कि ये कब का घोटाला है, कितना पुराना घोटाला है, और उस घोटाले के पकड़ने के लिमिटेशंस भी उसमें बताए गए हैं। और इस घोटाले की सबसे बड़ी खासियत ये भी है, ध्यान दीजिएगा, कि इस घोटाले की वजह से भारत में शेयर बाजार में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। ये घोटाला नहीं खुलता तो शायद वो रिफॉर्म्स इतनी तेजी से नहीं होते। इस घोटाले की वजह से सेबी को वो ताकत मिली है जो ताकत वो मांग रही थी उससे पहले, और उसके पास वो ताकत नहीं थी। उससे पहले सेबी बिल्कुल एक, जैसे अभी टीआरपी स्कैम के बाद हो रहा है कि प्रेस काउंसिल क्या करती है, तो वो उसी अंदाज में सेबी एक बिल्कुल बिना दांत और बिना नाखून वाला शेयर था, जो किसी को काट नहीं सकता था, सिर्फ लोगों को चेतावनी दे सकता था। तो वो स्थिति बदल गई, और अब सेबी के पास जितनी ताकत आ चुकी है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा तब आया। और इसी के साथ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया है वो भी उसके बाद आया है, और उसका भी बड़ा भारी योगदान है। आप समझिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर नहीं खुलता, यानी ये शेयरों का कारोबार ऑटोमेटेड नहीं होता, तो उससे पहले जो ब्रोकरों का घोटाला था या इस कारोबार का घोटाला था, क्योंकि देखिए इस सीरीज को आप जब सुनेंगे तो बार बार इसमें ये बात आएगी कि, और ये हर्षद भी कहता है, और हर्षद से पहले उसमें त्यागू नाम का इंसान है जो सिटी बैंक का इंचार्ज होता है ट्रेजरी ऑपरेशंस का, वो भी कहता है कि साहब ये सिस्टम के लूप होल्स हैं, हम तो सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम के लूप होल्स जो हैं ये तब थे तो क्या अब नहीं है? और आज की तारीख में भी। तो अब मैं एक सवाल दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, और उसको दिमाग में हमेशा रखिए। मैं ये सवाल बार बार इसलिए अपने सामने रखता हूं, आपसे भी कहूंगा इस सवाल को हमेशा पूछिएगा। ये जब हर्षद मेहता बिग बुल बने इतने बड़े, तब उसके बाद केतन पारेख आए, K10 के नाम से उनके स्टॉक चलते थे, और केतन पारेख दूसरे बिग बुल थे। ये दोनों बैठ गए, और ये दोनों जब बिग बुल होते हैं जिस वक्त, जब तक वो घोटाला खुलता नहीं है, स्कैम सामने नहीं आता है, तब तक कोई नहीं कहता है साहब कि इसमें गड़बड़ है, इसमें कहाँ खोट है। तब तक सबको अच्छा दिख रहा होता है, और उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि कोई दिव्य ज्ञान बरस रहा है। ये आदमी तो वो जानता है जो कोई नहीं जानता, इसे सब पता है। ये कंपनी के मालिक को बताता है कि तुम अपनी कंपनी की हैसियत नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी कंपनी का असली वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। ये किस्से आपको यहाँ दिखेंगे, और इस तरह के डायलॉग बाजार में आज की तारीख में भी चलते हैं। आज भी बाजार में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है बहुत जानते हैं, इनके ऊपर देखने से बाजार ऊपर चलता है, ये नीचे देखने लगे तो कंपनी डूब जाती है। ये इन लोगों से थोड़ा मेरा कहना है कि जरा इसमें व्यक्ति पूजा से बचें, सावधान रहें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहें निरंतर। जैसे हर्षद मेहता के दौर में अगर लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो बहुत से लोग जो उसमें फंसे वो नहीं फंसे होते। ऐसा नहीं है कि हर्षद मेहता की वजह से घोटाला नहीं होता, लेकिन जो आम आदमी उसमें
चकाचौंध में आके फंस गया, वो नहीं फंसा होता। और उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, जब इतना बड़ा घोटाला होता है तो लाखों लोग जो बाजार में उस वक्त उस चमक को देख के आए होते हैं, जैसे इस वक्त पिछले 6-7 महीनों से जो बाजार चल रहा है, उसमें जो तमाम नए लोग आ रहे हैं, 25-30 लाख नए इन्वेस्टर आ गए हैं, ये अगर अचानक क्रैश होगा, बड़ा क्रैश होगा, उस वक्त ये लोग जो जलेंगे, जो नए लोग आए हुए, वो बहुत बुरी तरह घबराते हैं, भागते हैं, और उसके बाद वो दोबारा फिर 20 साल लौट के नहीं आते हैं। आप आज भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो 1992 वाले घोटाले से जले हुए हैं, और वो कहते हैं ना बाबा, कान पकड़े, शेयर बाजार से दूर रहना। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार लुट गया इसी में। मैं सिर्फ ये सावधानी बरतने को कह रहा हूँ, लेकिन कहानी की नज़र से ठीक है, थोड़ी स्लो है, ढीली है। मतलब आप जैसे अभी किसी ने कहा 9 एपिसोड हैं, वो 10 एपिसोड की बजाय इसको 5 से 6 एपिसोड में आराम से थोड़ा स्पीडी तरीके से निपटाया जा सकता था। स्पीड नहीं है, पेस मार रखा है, और उस पेस की ज़रूरत थी। और अगर इतना करना था तो फिर इस कहानी के और बड़े पहलू, बहुत सारे पहलू थे, बहुत से और नाम थे उस वक्त तमाम। और मेरा ख्याल है कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर से या टेलीविज़न कंपनियों से बात करते तो इनको अच्छे विजुअल मिल गए होते, रियल। लेकिन शायद एक बड़े अखबार का इसमें बार-बार हर अंक में धन्यवाद अदा किया गया है, और उस अखबार से जुड़े कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए थे उसी सिक्योरिटी स्कैम में, ये याद रखना चाहिए। वो किस्सा गायब है, यहाँ दिखता भी नहीं है, नाम भी नहीं आता है उन सब का। इसमें हर्षद आता है, थोड़ा बहुत कुछ राजनेताओं का जिक्र आता है, लेकिन इसके आगे की कहानी इसमें नहीं है। हर्षद और उन राजनेताओं के अलावा इसमें और कौन कौन लोग हो सकते थे, वो गायब हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक समग्र, आप कहें कि आप इस सीरीज को देखकर हर्षद मेहता घोटाले का समग्र समझ लेंगे, तो ये समग्र नहीं है, लेकिन हर्षद मेहता घोटाले पर एक नजरिया है। और आप ये जानते हैं दुनिया में पूरा सच कहीं कभी नहीं मिलता है, सच के पहलू होते हैं। सच आप इधर से देख सकते हैं, सच आप इधर से देख सकते हैं। तो एक तरफ से खड़े होकर, और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ईमानदार बात इसने में की गई है कि ये नरेशन सुचेता दलाल की आवाज में आता है। मतलब सुचेता खुद नहीं, जो अभिनेत्री उनका रोल प्ले कर रही हैं, उनकी आवाज में आता है, और वो अच्छा रोल किया है। वो एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली, मैं सुचेता से कभी मिला नहीं हूँ, तो मैं वो बिल्कुल सुचेता जैसी उन्होंने एक्टिंग की या नहीं की है, लेकिन दर्शक की तरफ से जब मैं देख रहा हूँ तो उन्होंने एक स्वाभाविक भूमिका अदा की है, दिखने में अच्छी लगती है, नेचुरल लगती है। उस अखबार के अंदर के कुछ दृश्य ऐसे हैं, लिखा हुआ उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचेता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, वहीं उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी पहली बार जो उन्होंने लिखी थी। हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है कि कुछ और जगह ये खबर पहले छप चुकी थी, लेकिन वो हिंदी का अखबार था इसलिए उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी सुचेता दलाल को इस बात का क्रेडिट मिलता है। सुचेता दलाल को 2006 में पद्मश्री मिला था पत्रकारिता के लिए, और मेरा ख्याल है वो गलत नहीं मिला था। पत्रकारिता के लिए अगर आपका काम इतना बड़ा काम है, इतना बोलता है, तो उसके लिए आपको इस तरह का अवार्ड मिलना बिल्कुल जायज़ अवार्ड था। और उनका बहुत नाम है फाइनेंशियल जर्नलिज्म में, इतना बड़ा घोटाला खोलने का क्रेडिट उनको दिया जाता है। हालांकि इसमें जो दिखाया गया है फिल्म में, ये काफ़ी हद तक कई मामलों में, एक मामले में नहीं, ये 50 मामलों में सच है। जो बहुत बड़े बड़े घोटाले खुलते हैं वो खुलते इसी अंदाज में हैं कि आपकी टेबल पर बैठे बैठे आपके सामने स्टोरी आती है, आपको कहीं जाके पहले दिन खुदाई नहीं करनी होती है, सबसे पहले खबर चल कर आपके पास आती है, और उसके बाद ये आपकी लियाकत पर है कि आप कहाँ तक जाते हैं, कितना पीछा करते हैं, उसके पीछे कितना काम करते हैं, जिसके बाद आपको उस स्टोरी की गहराई का पता चलता है और उस स्टोरी की अहमियत का पता चलता है। तो वो काम, वो मेहनत उसमें दिखाई गई है कि कैसे, कितनी शिद्दत के साथ, कितना दम लगा के उसमें मेहनत की गई, काम किया गया। हर्षद मेहता एक मध्यम वर्गीय भारतीय का प्रतीक है, और गुजराती है तो स्वाभाविक है, गुजराती उद्यमी होते हैं, आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं। इस देश में लाखों लोग आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं,
लेकिन वो बढ़ने के लिए क्या-क्या करते हैं और वो करने के बाद क्या ये कह सकते हैं कि नहीं अब मैं किसी चीज़ के लिए दोषी नहीं हूँ, दोषी कोई और है? मेरे ख़्याल से नहीं। लेकिन फिर अब इसमें सिर्फ़ हर्षद को मत देखिए, हर्षद के साथ के उनके परिवार को देखिए और इसमें कुछ हिस्सा और दिखाया गया है। एक स्वामी जी दिखाए गए हैं जो चंद्रा स्वामी साफ-साफ हैं। नरसिंह राव जी का ज़िक्र हुआ है, जो वो किस्से का ज़िक्र हुआ है कि उन्होंने हर्षद मेहता 1 करोड़ रुपए लेके गए थे और उन्होंने नरसिंह राव को दिया था। ये कहानी है इसमें। लेकिन ये सारे किस्से क्योंकि कभी किसी के सामने खुले नहीं हैं, इन पर कोई भी कंक्लूसिव तरीके से लिख नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। इसलिए ये कुछ हिस्से इसी तरह रहेंगे हमेशा। उन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। तो वो सवालों के जवाब अगर आप तलाश रहे हैं तो आपको निराशा होगी। लेकिन आप हर्षद मेहता की कहानी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं, तो ये स्टोरी आपके देखने लायक है। एक सवाल, बड़ा सवाल है कि हर्षद ने उस दौर में जो किया, क्या वो आज के दौर में भी हो सकता है? तो अभी कुछ दिनों पहले जो कुछ लोगों ने करके दिखाया, इतना बड़ा कांड हर्षद मेहता फर्जी बैंक रिसीट के मामले में पकड़ा गया था और वो घोटाला खुला, उसके बाद उस सारे को लॉक किया गया, लूपहोल बंद किए गए, सिस्टम बनाया गया, कंप्यूटर होते हैं, ऑटोमेटिक मैचिंग होती है। इसके बावजूद आप कुछ ही समय पहले छोटा मोदी, नीरव मोदी बिल्कुल वैसा ही कांड करके उसी तरह की रसीदें, उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रांजैक्शन करके इस देश से सरक गया। तो क्या बहुत कुछ बदला है? नहीं, बहुत कुछ नहीं बदला है। तो क्या आपको बहुत कुछ बदलना है? हाँ, आपको बदलना है। इसलिए अब मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये स्टोरी देख लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर बात कर लेंगे इस पर अगर इच्छा होगी। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर अंत में आपसे आग्रह करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी भी बजाइए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए।